गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो बड़ी नाकामी झेलने की हिम्मत रखते हैं वही बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके लाइफ में नाकामयाबी, फेलवर ऐसी चीजें आ रही हैं तो उससे डरिए मत, निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 23 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान हाल ही में फर्स्ट स्टेट बने हैं जो लॉन्च किया है पोर्टल फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वाटर्स इन डैम्स और कैनाल्स। डैम्स और कैनाल्स में, बांधों और नहरों में रियल टाइम इंफॉर्मेशन के जरिए वो ये बताएंगे कि उस डैम में या उस नहर में कितना पानी अभी भी अवेलेबल है। तो ये काम पहला हमारा इंडिया का स्टेट राजस्थान के द्वारा किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जयपुर राजस्थान में लॉन्च किया गया पहला समर्पित पोर्टल बांधों और जलाशयों में जल स्तर और राज्य के विभिन्न हिस्सों में नहरों में उपलब्ध पानी की मात्रा पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इसी के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने यहां पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा सिस्टम विकसित करने वाला है, पहला राज्य बन चुका है जो पानी की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लगाएगा। और यह पोर्टल न केवल सूखे और सूखा की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन भी सक्षम करेगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में पहला स्टेट कौन बना है? तो राजस्थान। फॉर डिक्लेयर ऑफ और डेडिकेटेड टू पोर्टल लॉन्च will provide real-time information on the water levels in dams and canals। बांधों में और कैनाल्स में कितने लेवल है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 मार्च। 21 मार्च को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व वानिकी दिवस। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसे विश्व वानिकी दिवस भी कहा जाता है, यह हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाना है। विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान है। इंग्लिश में इसका थीम क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की इस थीम का यह भी अर्थ है कि पृथ्वी पर सभी संभावित जीवन किसी न किसी तरह वनों के अस्तित्व से संबंधित रखती है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस IDF के रूप में घोषित किया और यह दिन सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है और इसको बढ़ावा देता है। विश्व वानिकी दिवस का विचार 1971 में यूरोपीय कृषि परिसंघ की महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि पहली बार वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को प्रपोज कब किया गया था? तो जनरल असेंबली ऑफ द यूरोपियन एग्रीकल्चर कॉन्फेडरेशन के द्वारा 1971 में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को प्रपोज किया गया था और इसके दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत विषु और शरद विषु के साथ रेखांकित होता है। देखिए इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। ये जो वसंत विषु है इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ आवर अर्थ। इसी के अकॉर्डिंग जब 1971 में ये प्रपोजल को लाया गया कि हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जिससे हमारे फॉरेस्ट को लेकर जितने भी नुकसान हो रही है तो उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी दिन ये निर्णय लिया गया था कि 21 मार्च को अब हर वर्ष पूरा देश
या पूरा विश्व 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग हर वर्ष बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं बिहार दिवस की क्या भूमिका है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिहार डे और बिहार दिवस भी कहा जाता है, जिसको हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में। 1912 में आज ही के दिन, जो 22 मार्च के दिन बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग राज्य के रूप में अलग कर दिया गया था और यह बिहार राज्य इस वर्ष अपने अस्तित्व की 112वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो कि बिहार सरकार ने पूरे दिन को मनाने के लिए बहुसांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का समन्वय किया है। यह उत्सव बिहार राज्य में लोगों के गौरव को बहाल करने के इरादे से आयोजित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष हम लोग बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च, और 22 मार्च के दिन, इसी दिन 1912 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ था फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी से, और ये एक आइसोलेटेड स्टेट के रूप में उभरा था। तो जानते हैं ये बिहार दिवस की क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। पूरे राज्य में बिहार दिवस को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और अन्य कार्यक्रमों के साथ राजकीय आवास के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक अलग सांस्कृतिक इतिहास के साथ उनके अपने राज्य के जन्म का प्रतीक भी देती है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि बिहार डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा राइस और व्हीट। तो हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। हाल ही में किसे हाल ही में चावल और गेहूं को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनी खुदरा हस्तक्षेप रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गेहूं और चावल को मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब पूरी तरीके से आपको ये बात को याद रखनी होगी कि महंगाई दर बढ़ना, जिसमें मनी का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है और महंगाई इसी के साथ बढ़ती है। तो महंगाई को ही नियंत्रण करने के लिए ये जो खुदरा हस्तक्षेप रणनीति को इसके हिस्से के रूप में लाया गया, और भारत सरकार ने गेहूं और चावल को मूल्य स्थिरीकरण कोष, जिसको हम लोग प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कहते हैं, इसके तहत लाने की घोषणा की ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के दौरान इस फंड का उपयोग भारत में प्रमुख खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक बनाने और कीमतें बढ़ने पर रणनीतिक रूप से इन्हें बाजार में जारी करने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, मनी सप्लाई का फ्लो होता है, तो महंगाई ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गेहूं और चावल का मूल्य को स्थिरीकरण कोष के तहत इसको लाने की घोषणा की, और इसी के दौरान ये जो प्रमुख खाद्य वस्तुएं हैं इनको बफर स्टॉक में भी इकट्ठा करने की निर्णय ली गई, जिससे कीमतें बढ़ने पर भी रणनीतिक रूप से इन्हें बाजार में जारी करने के लिए ये किया जाएगा। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है। भारत सरकार ने 2014-15 में 500 करोड़ से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की, और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस फंड का प्रबंधन भी किया, जिसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नाफेड, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1998 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत की गई थी, और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चावल और गेहूं को प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत लाने की घोषणा की। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में सम्मानित किया गया
फॉर द एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान-3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है और इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया और इसी के दौरान इसरो के अभूतपूर्व मिशन चंद्रयान-3 का हालिया उत्सव एरोस्पेस उद्योग के भीतर असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए पुरस्कार विजेता की प्रतिष्ठा पर भी प्रकाश डालता है। तो जानते हैं डिटेल फैक्ट्स के बारे में। चंद्रयान-3 मिशन से क्या हमारी योजनाएं हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जीएसएलवी मार्क 3 हेवी लिफ्ट रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था और अंतरिक्ष यान में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल है और इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं है। मिशन का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपए है, जबकि लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंचेगा। ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हमारे जो चंद्रयान-3 मिशन थे, इसके उपलब्धियों के दौरान हाल ही में इसरो को लॉरियट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये हमारा पहला मिशन था, जिसके दौरान ये हमारा तीसरा मिशन था चंद्रयान का, जिसमें 2 मिशन फेल हो चुके और तीसरा मिशन में हम लोग चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किए, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहाँ खेला जाएगा आईपीएल 2024 का पहला मैच? तो राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में खेला गया पहला मैच ऑफ आईपीएल 2024। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम लोग आईपीएल कहते हैं, 2024 का 17वां संस्करण होने वाला है, जो 22 मार्च 2024 को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसे आरसीबी के बीच पहले मैच के साथ शुरू किया गया और इसके तहत 7 अप्रैल 2024 तक 10 शहरों में 21 मैच खेले जाएंगे। यह आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है और टाटा आधिकारिक प्रायोजक है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में वापसी करेंगे, जो 2015 के बाद अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, जिनका नाम है मिशेल स्टार्क, ये आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और इसी के दौरान 2015 के बाद ये अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आईपीएल 2024 का कौन सा एडिशन खेला जा रहा है। तो ये 17वां एडिशन है। सबसे पहला मैच कहाँ पे हुआ था? तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, यहाँ पे खेला गया था। और पहला मैच किस टीम के बीच हुआ था? तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। और इसमें कितने मैच खेले जाएंगे? तो टोटल 21 मैच को खेले जाएंगे, जो लगभग 10 शहरों में होगा। कब तक ये मैच चलेगा? तो 7 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा साल 2035 तक। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ये अनाउंसमेंट लिया गया कि वो जितने भी पेट्रोल पावर्ड कार है उनको बैन कर दिया जाएगा, उनको बेचने पर रोक लगा दी जाएगी। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऑटो उद्योग को इलेक्ट्रिक कारों की ओर स्थानांतरित करने में तेजी लाने के लिए अमेरिका में वाहन निकास के सख्त नियम की घोषणा की। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को फॉलो किया गया कि 2035 तक जितने भी वाहन हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, उन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की तुलना में अधिक उदार रुख अपना रहा है, जो 2035 से पेट्रोल चालित कारों की सभी बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे और इसमें 2032 तक बेचे जाने वाली सभी नए अमेरिकी वाहनों को 56% बनाने का लक्ष्य शामिल किया गया है, जो मौजूदा स्तरों में सबसे बड़ी वृद्धि की देखी जा रही है। तो हमारा पूरा पॉइंट्स ये होगा कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा
पूरी तरीके से बैन किया जाएगा पेट्रोल से चलने वाली वो सारी व्हीकल्स को 2035 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? तो राइट आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील के साथ हाल ही में इंडिया ने 2+2 योजना की है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया जाएगा। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत में सहयोग के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय बहुपक्षीय और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडिया ने किसके साथ पहला 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल टॉक्स की है? तो इंडिया और ब्राजील के बीच ये वार्तालाप हुई है। तो जानते हैं, चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन बैच की ओर। 22 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप परफ्यूज बना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, गगनयान दल के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा हाल ही में सखी ऐप को लॉन्च किया गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में किस वर्ष सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई? तो ईयर 2023 के। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? When was वर्ल्ड किडनी डे 2024 बिन सेलिब्रेटेड? हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 11 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 13 मार्च या ऑप्शन डी 14 मार्च। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।